यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बचे हैं लगभग सिर्फ 20 दिन। इन 20 दिन में जो टॉपिक्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उन पे आपने कमांड कर ली तो आपकी नेट जेआरएफ के सपने को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जया यादव, योर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस मेंटर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि इन 20 दिनों में आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पे स्पेशली फोकस करना है। वो टॉपिक्स हैं आपके पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फिर आता है आपका आईआर और उस साथ ही साथ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी यूनिट 10 में जो है आपका, एंड कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल ट्रेडिशन पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 में है। और साथ ही साथ क्रोनोलॉजी बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हमने इतने सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये बात तो तय है कि क्रोनोलॉजी तो भर भर के आती है। ओके, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं सेशन को। देखो कि अब इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको आपने स्पेशली फोकस करना है। तो देखो, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं आपके, प्लेटो है, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सभी की आपको बुक्स रट के जानी है। सारी बुक्स ढूंढ के पीवाईक्यूज निकालो, ठीक है। और भी जितने सारे आपको सोर्सेज मिल रहे हैं, एक एक बुक आपको लेके चलनी है। सभी पूछी जाती है, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कंसेप्ट तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ इन सारे थिंकर्स, इनके बर्थ के बेसिस पे इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। अगर बात करें इंडियन थिंकर्स की, तो फिर वही जैसे कौटिल्य है, कबीर है, पंडिता रमाबाई की वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, वो छोड़ के मत जाना। और अगर नहीं पता है तो इंडियन थिंकर्स का जो मैंने क्विक रिवीजन कराया है यूनिट 3 का, तो उसको मत छोड़ना, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सावरकर, एन रॉय, स्पेशली वही मैं बोलूँगी कि जो अंबेडकर है और गांधी है, इनकी राइटिंग्स पूछी जाती है। अंबेडकर की जैसे कि आपको पता है बहुत सारे वर्क्स हैं, साथ ही साथ गांधी जी के भी, इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि आपको किसकी आइडियोलॉजी पढ़ के जानी है। आइडियोलॉजी जैसे कि अरविंदो घोष हो गए, आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, साथ ही साथ ईवी रामास्वामी, इनकी आइडियोलॉजी मतलब किस तरीके से इनके सोचने का तरीका था, किस पे ये लोग एम्फसाइज करते थे, जोर फरमाते थे, तो ये सारी चीजें आपको स्पेशली फोकस करनी है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो इसकी मेकिंग है वो आपको अच्छे से रट के जानी है। इसमें जो कॉलोनियल हेरिटेज है, मतलब जितने भी एक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं रिवीजन सीरीज में, एक भी छोड़ के नहीं जाना है। साथ ही साथ किस एक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए थे वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। फिर बात करें कमिटीज की एंड की डिबेट्स की, ओके, तो ये भी आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बोरो लिस्ट है कि किस कंट्री से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरो किया गया है, ओके, ये भी मैंने आपको कराया है कि किस कंट्री से कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बोरो किए हैं। फिर आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट में से, इसमें से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दियर पावर्स, इनको अच्छे से याद करके जाना। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो स्पेशली आते हैं, ठीक है। रिलेटेड केसेस एंड जजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अपने सेशंस में जब हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। साथ ही साथ इनके टेन्योर में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो इन्होंने सुनाए हैं, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। फिर बात करें अगर जुडिशरी की, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, क्रूशियल लैंडमार्क जजमेंट्स लाइक केशवानंद भारती केस एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जितने भी ऐसे क्रूशियल जजमेंट्स हैं सभी को आपको याद करने जाने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स आपको रट के जाने हैं सारे के सारे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें तो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये करके जानी है क्या क्या इनके मेन फंक्शन है, क्या क्या इनकी लिमिटेशंस है, ये सारा कुछ करके जाना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से। नेक्स्ट हम बात करें आईआर की, तो आईआर से देखो पहले तो आईआर थ्योरीज में से क्वेश्चन आएंगे, आईआर थ्योरीज के कंसेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ थ्योरीज के जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, कौन सा थिंकर किस आइडियोलॉजी को मतलब आगे बढ़ाता है या रखता है, वो सब पूछा जाएगा। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी में नाम से जरूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन कौन से इनके नाम के जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो पूछे जाएगी, ईयर्स पूछे जाते हैं, और मेन क्या कंसेप्ट था, ठीक है, मेन एजेंडा क्या था ये पूछा जाता है।
उसके बाद इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पूछी जाती है कि क्या डॉक्ट्रीन है, ठीक है, साथ ही कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जिस पे इंडिया ने साइन किया हुआ है, ये सब पूछा जाएगा। फिर आते हैं इंडियाज़ रिलेशंस विद मेजर पावर्स, यानी कि जो भी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ ही साथ जितनी भी बाकी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आ सकता है, तो वो सब आप पढ़ के जाना। फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कि सारी जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब में से क्वेश्चन आते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है, साथ ही साथ और किस तरीके से जो इंडिया है, इंडिया के जो रिलेशंस है इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ और बेहतर हुए हैं, वो पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया और चाइना का पंचशील से लेकर अभी 2025 तक क्या सिनेरियो चल रहा है रिलेशनशिप का, ये भी आप पढ़ के जाना। वही फिर जो इनकी फंक्शंस हैं एंड समिट्स, और इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समिट्स की जो पूछी जाती है, वो है आपकी एशियन की, ठीक है। इसकी जितनी भी समिट्स है ना, उनको आप रट के जाना, ये आएगी ही आएगी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जो कि यूनिट 10 में आती है। देखो वही कि पहले एक गुड गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, एक सही मायने में क्या मीनिंग होता है। उसके बाद में डायमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड मैंने आपको सारी पॉलिसीज भी कराई हैं, ठीक है, और ई गवर्नेंस के क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो वही मैं आपको बोलूँगी कि एक तो सारी पॉलिसीज़ की जो जितनी भी क्रोनोलॉजी है आप वो करके जाना, साथ ही साथ इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बेनिफिट्स हैं एंड कॉन्स है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, आप ये भी पढ़ के जाना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की, किसके, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त का क्या डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, साथ ही साथ किसने ये जो दोनों टर्म्स हैं जो लेके आए थे, साथ ही साथ किसने ये मतलब भारत में पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। फिर कौन चेयरमैन थे, कौन वाइस चेयरपर्सन थे, ये सब। उसके बाद बात करें पब्लिक पॉलिसी, इसकी स्टेजेस पूछी जाएंगी, ठीक है, स्टेजेस पूछी जाएंगी, इम्प्लीमेंटेशन पूछा जाएगा और इवैल्यूएशन पूछा जाएगा। तो आप ये सारे को एक फेजेस की तरीके से आप पूरा याद करके जाना। एंड देन रोल ऑफ नीति आयोग, सबसे इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ नीति आयोग और ये प्लानिंग कमीशन से किस तरीके से अलग है, ठीक है, ये सब आपको गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में याद रखना है। फिर आता है लोकल गवर्नेंस, जहां से इस यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कमिटीज पूछी जाती हैं, ठीक है, सारी की सारी कमिटीज की आपको क्रोनोलॉजी और ईयर्स आप रट के जाना, और नहीं तो जो यूनिट 10 का मैंने रिवीजन कराया है वन शॉट में, उसमें सारी कमिटीज, उनके ईयर्स, क्या क्या फंक्शंस हैं उनके, सब कुछ मैंने कराए हुए हैं। आप फटाफट से जाके उस वीडियो को चेक कर लो और रिवीजन अपना क्विक कर लो, ठीक है। उसके बाद वही 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में से ज़्यादातर गहराई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस। फिर उसके बाद पंचायती राज एंड म्युनिसिपल, जो इनके क्या मतलब 3 टायर 2 टायर किसने लॉन्च किया, 3 टायर किस कमेटी ने लॉन्च किया, वही ये सब पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की, जिसमें हम जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कि लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, इनको आप रट के जाना। इनके जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, थिंकर्स को आप करके जाना, ओके। और जो भी इनके मतलब जैसे लिबरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, किस तरीके से कोई थ्योरी है, ये जो अप्रोचेज है, किस तरीके से मतलब आगे इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, वो भी आप पढ़ के जाना। फिर आते हैं न्यू आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, जिसमें फेमिनिज्म, फेमिनिज्म में वेव से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किस वेव में जो एम्फसाइज है, मतलब ध्यान है, वो किस बात पे दिया गया है। और साथ ही साथ जो फेमिनिस्ट है वो भी पूछी जाती है कि कौन सी फेमिनिस्ट किस वेव से बिलोंग करती है, लिबरल हो गया, रेडिकल हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शनल जो फेमिनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फेमिनिस्ट किस तरीके की विचारधारा रखती थी फेमिनिज्म के अंतर्गत। उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म आता है, जिसमें से आपको स्पेशली बिल्कुल ही मतलब ध्यान से सारे वर्क्स आपको इनके पढ़ने हैं, वो हैं आपके भीकू पारिक, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी जो कि आजकल क्या पास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत पूछी जा रही है। देखो ये सारी क्रोनोलॉजी है, आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है और आप नहीं फंसोगे।
हो ही नहीं सकता कि आप फंस जाओ। देखो इंडियन लीडर्स एंड मिनिस्टर्स में से कौन कौन से, जैसे आपके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन, कैग एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैं क्या सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है, बाकी सारी की फिर भी चलो आप कर लोगे, एक ह्यूमन कैपेसिटी है कि आप इनको लर्न कर लो, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आई वुड से कि एक तो आपको इतना ब्रेन भी अपना एग्जॉस्ट नहीं करना है, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट कामों के लिए बचा के रखो। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि वही स्टार्टिंग के 5-6 और लास्ट के 5-6 याद कर लो, साथ में बीच बीच में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पास किए हैं, आप उनके नाम याद रख लो, बस इतना करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट के बाद जो पहली कैबिनेट बनी थी, ठीक है, वो पूछी जाएगी। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप जाओ, मेरे रिवीजन सीरीज है, मैंने उसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट है उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आपको ये कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ आपको मैंने जो वन शॉट रिवीजन उसमें कराया हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन की लिस्ट पूछी जाती है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल्स ऑफ WTO की पूछी जाती है, एशियन समिट जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो पूरा पूछा जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी मतलब इनके जो कब ये स्थापित हुई थी, कब स्टेब्लिश हुई थी, इसी के बेसिस पर भी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। जैसे कि आपकी यूनाइटेड नेशन, EU, अफ्रीकन यूनियन हो गया, एशियान, WTO, IMF, NATO, वॉर्सो, GCC मतलब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एंड सो मैनी मोर, ठीक है, ये सारी, और साथ ही साथ जो इंडिया एंड अमेरिका के बीच जितने भी ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ठीक है, जैसे लमाओ हो गया, जैसोमेनिया हो गया, तो ये सारे आपको याद करके जाने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। उसके बाद करें अदर्स लिस्ट की जो पूछी जाती हैं, वो है जो स्टेट और उनके जो हाई कोर्ट्स हैं वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुए, ये सारे बहुत पूछे जाते हैं। साथ ही साथ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की किस स्टेट को कितनी सीट्स मिली हुई हैं ये पूछी जाती है। साथ ही साथ SC और ST को कितनी कितनी सीट्स दी हुई हैं ये भी पूछी जाती है। बाकी राज्यसभा की सीट्स पूछी जाती हैं। और इसके अलावा आप एक बात याद रखना कि ये सारी जो लिस्ट है ना, ये आप घबरा जाओगे कि इतनी सारी लिस्ट कैसे याद रखोगे। एक तो मैंने आपको 1 महीने पहले ही बोल दिया था, ये लिस्ट आप ना करके जाओ, ये भूल जाओ कि आप PhD ओनली भी क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पैटर्न यही है, पैटर्न क्रोनोलॉजी ही पूछी जा रही है भर भर के। और अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले 1 महीने पहले बोल दिया था कि अगर अभी से भी आप एक एक लिस्ट एक एक दिन उठा लोगे तो भी आप सारी याद कर लोगे, ठीक है। और अगर अभी भी 20 दिन में आपको नहीं याद है तो व्हाट आई वुड से कि छोड़ के देखो, बिल्कुल नहीं जाना है। हो सके तो शुरुआत की और लास्ट की याद करके जाना, बट छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, वरना नहीं होगा, होगा ही नहीं, जस्ट मार्क माय वर्ड्स। चलो, ये तो सारे हमने बात कर लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट 20 दिन में बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है। बट इसके अलावा और आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कंटिन्यूअस रिवीजन आपको करना है, ठीक है, रिवीजन बार बार करो। जो पढ़ लिया है अभी तक, देखो ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, आई होप कि पहले तो आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो आप इन्हीं का रिवीजन लगाओ। और अगर आपने इनको पढ़ा नहीं है ना, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो पहली बात तो जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन तो करो, फिर उसके बाद जो टाइम बचे तब इन टॉपिक्स में से आप चीज़ें उठा लो, क्योंकि जो पढ़ा है एटलीस्ट वो तो आप पक्का करके जाओ, क्योंकि फिर नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम आएगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हुआ। देखो रिवीजन ना, मैं ये कहूँगी अगर पूरी प्रिपरेशन की मेहनत एक तरफ और रिवीजन एक तरफ, ठीक है, रिवीजन इज द की। फिर उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कह रहे ठीक है बुक्स कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, बुक्स और ऑथर्स को मेमोराइज करने में, उनको याद करने में कौन एनर्जी वेस्ट करेगा, नहीं। आपको लगता है कि बुक्स और ऑथर्स को अगर 1-2 क्वेश्चंस आएंगे हम छोड़ देंगे, नहीं भाई, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस क्या, जो आपको प्रैक्टिस है वो आपको मैंने पहले ही बोला है कि PYQs के बिना आप कितना भी पढ़ लो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आप बहुत एकदम एक्सेप्शनल केस हो, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हो, टॉपर हो, तो भगवान का ही हाथ है आपके ऊपर, तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये सारा जो मैं आपको बताया है ये सब फॉलो करने के बाद आपको लास्ट टाइम पे ये जो PYQs है ना, ये नहीं आपको छोड़ने हैं। PYQ आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, लैपटॉप पे या फिर अपने फ़ोन पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो,
बस सुबह सुबह उठना है आपको, सुबह सुबह जहाँ तक मुझे लगता है सारी उठ के फ़ोन ही देखते हो, ठीक है, तो क्या करना है आपको उस टाइम में? कुछ नहीं, PYQs का रिवीजन करना है। स्क्रीनशॉट्स ले लिया, बस उसको रिवाइज करते जाओ। PYQs के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और जितने भी फैक्ट्स उनके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि फैक्ट्स रिपीट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पेपर 1 को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है। पेपर 1 पे नहीं एस्टिमेट करना, अपने दिन में 1 से 2 घंटे आपको पेपर 1 को देने ही देने हैं। और देखो, अगर आपने ये सारा जो मैंने आपको बताया है आपने कर लिया है, मार्क माय वर्ड्स, 99.9% है कि आपका जो JRF है वो भी हो जाएगा। नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। और अगर आपने थोड़ा और मेहनत कर ली ना, तो आपका JRF कोई आपसे नहीं लेके जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप कि इस सेशन से आपको हेल्प मिलेगी और आपका जो JRF को क्वालिफाई करने का सपना है वो भी पूरा होगा। थैंक यू।